हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की इस 500 प्लस मेगा सीरीज में, जिसमें हम आज फिर से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। परीक्षा से पहले 2 या 3 बार इनको रिवाइज कर लीजिए और आपको कहीं से भी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षा से और आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उपयोगी प्रश्न हैं, उनका समावेश किया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम 60 प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में आई है। 2 पार्ट में वीडियो हमने दी हैं, सबसे पहले पार्ट में 30 और दूसरे पार्ट में 30 से आगे के। उसके बाद आज हम फिर उससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से हर पार्ट में हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील, तो आप जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं वहाँ पर जो मेन पॉइंट है यानी कि की पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। इस तरह का प्रश्न आपको करना है वहाँ जाके। तो ये प्रश्न जो है हम फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं, आप स्टडी वेदांग पर जाकर इन पोस्ट को पढ़ सकते हैं। क्यूज के माध्यम से हम आप लोगों से पहले ही प्रश्न पूछते हैं, ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, जहाँ से पढ़ाई की है, उसका लेवल क्या है और आप कहाँ तक सही हैं। तो हम बताते हैं इसके ऑप्शन हैं। इसके ऑप्शन हैं 4, जिसमें से कोई एक सही है। आपको हर प्रश्न के बाद कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप उनको लगा सकें। तो ऑप्शन ए है, यानी कि पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि। ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है ये कौन सी होती है? ये होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो बाल्यावस्था है उसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दूसरों पर निर्भरता। ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना। ऑप्शन सी धार्मिकता। ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। यहाँ पर अगर हम देखें बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ये है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास का कौन सा काल है जिसमें अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किशोरावस्था। ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी मध्यावस्था। ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो विकास की जो अवस्था है जिसमें अत्यधिक दबाव और तनाव होता है, उस काल को हम कौन सा काल है? वो होता है किशोरावस्था का काल। ठीक है, किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपके ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था। ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर हम देखें लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था क्या है? तो ये अवस्था है, क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन हैं भौतिक वातावरण। ऑप्शन बी है सामाजिक वातावरण। ऑप्शन सी है वंशानुक्रम। ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण है इसका प्रमुख कारण, सामाजिक वातावरण भी इसका प्रमुख कारण है, और वंशानुक्रम भी जो है इसका प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये जो किसका उदाहरण है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी जेंडर पहचान, ऑप्शन सी जेंडर संबद्धता, ऑप्शन डी जेंडर समरूपता। तो यहाँ पर सिंपल है कि कक्षा में अगर मान लो कहीं पे भी लड़कों की तुलना में लड़कियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जेंडर पक्षपात। क्या होता है, जेंडर पक्षपात। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, ऑप्शन बी है स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, ऑप्शन सी है अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें बालकों के अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु जो प्रमुख उपाय होंगे वो कौन कौन से होंगे? बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, बिल्कुल उनको अभिप्रेरित भी किया जाना चाहिए। स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, अगर स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण होगा तभी माता पिता अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे और बच्चा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान भी एकाग्र होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये जो हैं तीनों ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे जो हैं मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भाषा विकास के लिए, ऑप्शन बी यौन विकास के लिए, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक विकास के लिए। तो पियाजे जो हैं किसके लिए, किसके अध्ययन के रूप में प्रमुखता से जाने जाते हैं? ये है संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन बी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन डी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी रॉस ने, ऑप्शन सी एबिंगहास ने, ऑप्शन डी एम.एल. विग्गी ने। तो यहाँ पर आपका कोई एक ऑप्शन सही है, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन सी, यानी कि एबिंगहास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जॉन वी वाटसन, ऑप्शन बी लेव वाइटगोत्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सही है लेव वाइगोत्स्की, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी बच्चों को समझने की प्रकृति की, ऑप्शन सी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। यहाँ पर देखिए,
विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी अच्छी जानकारी शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण उपागम का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित तथा छात्र केंद्रित, ऑप्शन बी विषय वस्तु केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षक प्रभुत्व। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। शिक्षण उपागम का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पाठ्यक्रम केंद्रित जो है आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं को कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं है, कौमा यह वाला नहीं है, कौमा गाढ़े रंग वाला, कौमा जिससे ये जूता पूरा बन जाए। इसके बाद लिखा है, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इस प्रकार की वार्ता जो है उसको वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं, ये प्रश्न है आपका मेन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन बी जोर से बोलना, ऑप्शन सी पाठ या फिर ढांचा, ऑप्शन डी आत्म केंद्रित वार्ता। तो इस तरह की भाषा को क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की? आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। किस तरह की भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं ये व्यक्तिगत वार्ता है, यानी कि जिस तरह से आदमी अपने आप से बड़बड़ाता है कोई भी बात है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत वार्ता है। तो उसी तरह से बच्ची चर्चा कर रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख कार्य है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, ऑप्शन बी बालक को पढ़ाना, ऑप्शन सी बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, ऑप्शन डी बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी मॉडलिंग, ऑप्शन डी पाठ या फिर ढांचा, पाठ या फिर ढांचे का। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये जो उदाहरण है किसका है? पाठ या फिर ढांचे का है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ऑप्शन बी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाता है, ऑप्शन सी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी बच्चों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? शैक्षिक समावेशन कक्षा में विविधता का उत्सव मनाता है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाता है क्या? शैक्षिक समावेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी टेलीविज़न। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन सी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क सध्यात्मिक विचार, ऑप्शन बी संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन सी अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता।
तो आपके ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, यानी कि संरक्षण कक्षा समावेशन, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का कार्य नहीं है, ग्राम शिक्षा समिति का कार्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा कि ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या हैं पहले ये समझ लीजिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में सहायता करना, ऑप्शन बी पाठशाला त्याग की दर में कमी लाना, ऑप्शन सी ग्राम के अंदर होने वाले कार्यों के आयोजन को रोकना, ऑप्शन डी विद्यालय में भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना। तो यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले कौन कौन से ग्राम शिक्षा समिति के कार्य हैं। तो कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में सहायता करना, ये जो है ग्राम शिक्षा समिति का कार्य है। दूसरा है पाठशाला त्याग की दर में कमी लाना, ये भी ग्राम शिक्षा समिति का कार्य है। ग्राम के अंदर होने वाले कार्यों के आयोजनों को रोकना, ये ग्राम शिक्षा समिति का कार्य नहीं है। विद्यालय में भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना, ये भी इसका कार्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 ऑप्शन ये हमारे सही हैं, एक गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति का कार्य नहीं है। तो वो क्या नहीं है? ग्राम के अंदर होने वाले कार्यों के आयोजनों को रोकना, ये ग्राम शिक्षा समिति का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी प्रबलन। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? वह है स्कीमा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर निर्देशक के रूप में कौन कार्य करता है? प्राथमिक स्तर पर निर्देशक के रूप में, किसके रूप में? निर्देशक के रूप में। ठीक है, आप इस तरह से अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सहपाठी, ऑप्शन सी प्रधानाचार्य, ऑप्शन डी अध्यापक। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है? वो होते हैं आपके अध्यापक, यानी कि शिक्षक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? तो कौन सा नियम? तत्परता का नियम है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए इस तरह से। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए थार्नडाइक ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी E.A. पील ने, ऑप्शन डी मास्लो ने। तो किसने दिया है तत्परता का नियम? तत्परता का जो नियम है ये दिया है थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या पूछा है? प्राथमिक उद्देश्य किसका? आकलन का। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, और ऑप्शन डी है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो यहाँ पर अगर हम देखें आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, तो आपके ऑप्शन हैं क्या होता है? बेहतर होता है, ऑप्शन बी है स्थिर रहता है, ऑप्शन सी है अनवरत होता है, ऑप्शन डी है समान रहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी भी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब जो है उनका सीखने का वक्र जो होता है बेहतर होता है, यानी कि अच्छा होता चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बुद्धि एक निश्चित योग्यता है,
जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन बी है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन डी है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया या दिया? ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी बर्नन, ऑप्शन डी स्टर्न। यहाँ पर अगर हम देखें तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, किसने किया है? स्पीयरमैन ने। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यकाल में वृद्धि हो जाती है। आपके ऑप्शन हैं चिंतन में, ऑप्शन बी है तर्क में, ऑप्शन सी है अवधान में, ऑप्शन डी है भाषा में। प्रारंभिक बाल्यकाल में वृद्धि हो जाती है अवधान में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन बी अभिसारिक विचारक, ऑप्शन सी अनम्य विचारक, ऑप्शन डी आत्मकेंद्रित विचारक। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। सृजनात्मक विचारक यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ये छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी है छात्रों को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन सी है यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए इससे भी अच्छी और भी वीडियो लाने की कोशिश जारी रखें। धन्यवाद।